हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बड़ा ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रोजन का असमान व्यवहार। तो फटाफट कलम निकालिए, कॉपी निकालिए और मेरे साथ तैयार हो जाइए और मेरे साथ लगातार बातों को लिखते रहिए और समझते रहिए। नाइट्रोजन का असमान व्यवहार थोड़ी बहुत समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है, असमान व्यवहार करने का अर्थ क्या है। आप जिस समाज में रहते हो, जहाँ पर पढ़े बड़े हुए हो, वहाँ पर कुछ समाज ने कुछ रूल बनाए हुए हैं, उस रूल के अनुसार आप चलते हैं। लेकिन आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उस रूल का पालन नहीं करता है। जब पालन नहीं करता है, अच्छा या बुरा, इस चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ कि वो अच्छा की तरफ बढ़ता है कि बुराई की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो पालन नहीं करता है तो उसका जो व्यवहार है आपके लिए असामान्य हो जाता है। जो रियल में जो आपने जो नियम बना रखे हैं उससे क्या होगा, थोड़ा अलग हो गया। तो अब हमें यहाँ सोचना है कि वो कौन सी व्यवहार जो है अलग दिखा रहा है, और यह भी सोचना है कि वो क्यों दिखा रहा है। तो नाइट्रोजन जिस खानदान में पैदा हुआ, नाइट्रोजन का जो वर्ग है उसमें कुल मिला के 5 तत्व हैं, बिल्कुल 5 पांडवों की तरह। कितने तत्व हैं? 5। नभ, पाश, आपको याद है ना, बिल्कुल याद होगा। नाना पापा अम्मी सब बीमार। कोरोना का दिन है इसलिए बीमारी सब बोलना ही ठीक नहीं लग रहा। अब देखिए होता क्या है, इसमें से जो नाइट्रोजन का जो व्यवहार है शेष तत्वों से भिन्न होता है। इसके जो गुण हैं इन सभी तत्वों से थोड़े वो डिफर करता है, उससे अलग है, उससे जुदा गुण दिखाता है, और इसीलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन अपने वर्ग में असमान व्यवहार दिखाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीखना और समझना है हमें कि आखिर किस वजह से, किस कारण से नाइट्रोजन अपने वर्ग में असमान व्यवहार दिखाता है। तो आइए सबसे पहले उस कारण की चर्चा करें और फिर यह जानने की कोशिश करें कि वो कौन सा गुण है जो कि असमान है। तो सबसे पहली बात जो लिखेंगे, नाइट्रोजन के असमान व्यवहार का कारण। असमान व्यवहार का मतलब समझ गए ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब कि जो वर्ग के शेष जो तत्व जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार नाइट्रोजन नहीं करता, उसे थोड़ा सा भिन्न करता है, इसीलिए उसको असमान व्यवहार करते हैं और उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कारण। पहला जो कारण है वो है स्मॉल साइज, छोटा आकार या छोटी आकार। तो 1 नंबर में लिखेंगे हम लोग स्मॉल साइज, छोटी आकार। जो नाइट्रोजन है ना स्टूडेंट्स, इसमें से अगर नाइट्रोजन का आकार इतना बड़ा है तो फास्फोरस उससे बहुत बड़ा है, ये और बड़ा है, ये और बड़ा है और ये और बड़ा है। तो अपेक्षाकृत नाइट्रोजन का जो साइज है, उसकी जो त्रिज्या है अपने शेष तत्वों की अपेक्षा छोटा है, छोटी है, और इस वजह से भी उसका व्यवहार थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, असामान्य हो जाता है। दूसरा जो कारण है उस पर विचार करते हैं। जो नाइट्रोजन है ना वो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है उच्च है। यह उच्च विद्युत ऋणात्मकता असमान व्यवहार करने के लिए उसे मजबूर करती है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मक, उच्च विद्युत ऋणात्मक। तीसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से वो असमान व्यवहार करता है, स्टूडेंट्स आपको जानना होगा कि परमाणु त्रिज्या छोटी है नाइट्रोजन की, विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, और इस वजह से उसका जो आयनन एंथैल्पी होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, वो भी हाई होता है। और जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जब हाई हो गया तो उसके व्यवहारों में थोड़ी परिवर्तन होती है जिसको आप असामान्य कह देते हैं। तो तीसरा हो गया हाई
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी उच्च आयनन एंथैल्पी। एक और वजह है जिसके कारण से नाइट्रोजन का व्यवहार असमान होता है, वह होता है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल है, डी कक्षक है, वह भी नाइट्रोजन में क्या होता है तो नहीं होता है। आप कह सकते हैं इसका जो वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, और इस डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण नाइट्रोजन का गुण अपने साथी तत्वों जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, और आप कह देते हैं कि नाइट्रोजन का व्यवहार जो है असामान्य हो गया। लेकिन उसके पीछे के कारणों को समझना है, तो कारण है एब्सेंस डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक, सॉरी लिख देते हैं, की अनुपस्थिति। तो ये वो कारण है, 4 कारण, जिस कारणों से नाइट्रोजन अपने वर्ग में असमान व्यवहार दिखाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके दिमाग में स्वाभाविक तौर पे, लाजमी तौर पे आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी गुण है इस कारण से कि वो असामान्य है, बाकी तत्व नहीं दिखाते हैं और नाइट्रोजन दिखाता है। तो आइए बारी बारी से उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप इतना को नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब यह जाने कि नाइट्रोजन वो कौन सा व्यवहार करता है जिसको असामान्य कहा जाता है, असामान्य माना जाता है। तो आइए आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये व्यवहार वास्तव में असामान्य है। देखिए, नाइट्रोजन के खानदान में जो तत्व हैं उसमें से इकलौता नाइट्रोजन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर N2 गैस है, जबकि शेष जो तत्व हैं नाइट्रोजन के वर्ग का, मतलब वर्ग 15 के जो तत्व हैं वो सब के सब ठोस हैं। तो यहाँ तो डिफरेंट हुआ, उसके व्यवहार में तो असमानता आई। तो नाइट्रोजन कमरे के ताप पर गैस होता है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस होते हैं। तो देखिए यहां पर तो आपको डिफरेंस दिखाई दिया। नाइट्रोजन जो है ये है आपका गैस, और अन्य जो तत्व हैं ये क्या है तो सॉलिड है। तो डिफरेंस तो यहां तो असमान व्यवहार दिखाया। अगर दूसरा हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन जो है डाई एटॉमिक N2 के रूप में पाया जाता है, जबकि अन्य जितने तत्व हैं वो सब टेट्रा एटॉमिक के रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ सवाल हो सकता है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई नाइट्रोजन इज गैस वेयर एज अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड। तो आप जो है इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि जो N2 होता है उसके बीच में बहुत ही दुर्बल वंडरवाल बल लगता है, जिसके कारण वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और अन्य जो तत्व हैं जो बच गए उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स कार्य करता है, जिसके कारण वो ठोस होते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक, देखिए ये N2
के रूप में पाया जाता है। जबकि अन्य तत्व टेट्राएटॉमिक के रूप में पाए जाते हैं। टेट्राएटॉमिक अणु के रूप में पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस है, आप कह सकते हैं, देखिए ये नाइट्रोजन है, ये N2 है, फास्फोरस क्या है P4 है, आर्सेनिक AS4 है, एंटीमनी क्या है Sb4। हाँ, बिस्मथ जो है उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, आपको समझना होगा। Bi में मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। अब आइए तीसरा अंतर जानने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो नाइट्रोजन में जो होते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अन्य जो तत्व हैं सब में सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। नाइट्रोजन में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, या कहिए कि नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है स्वयं के साथ भी, और दूसरे ऐसे परमाणु जिसका आकार छोटा हो और उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो, उसके साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन जो होते हैं उसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, और इसके पीछे कारण है उसका आकार का छोटा होना और विद्युत ऋणात्मकता का उच्च होना। तो अन्य कोई और दूसरा भी तत्व मिल जाए जिसका आकार छोटा हो, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसके साथ ये भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बना पाए जाते हैं। जबकि अन्य तत्वों में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। अन्य तत्व जो होते हैं मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं, देखिए ये जैसे ये नाइट्रोजन है और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाया रहता है, जबकि फास्फोरस है सिंगल बॉन्ड रहता है, आर्सेनिक जो है इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड के रूप में रहता है। अच्छा, एक बात स्टूडेंट्स अब ये भी याद रखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, आप ये वो जानना होगा, इसमें से दो जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बीच वाला जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये है सिग्मा, और दो ऊपर नीचे के हैं पाई बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 एंड पाई बॉन्ड हो गया 2। सिग्मा बॉन्ड किसी एक अणु में हमेशा, मतलब एक बंधन में, सॉरी एक अणु नहीं, किसी एक बंधन में हमेशा एक ही होता है। सिग्मा जो बॉन्ड होता है, याद रखिए, एक बॉन्ड में हमेशा कितना रहता है, एक होता है हमेशा। नेक्स्ट आइए चौथा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन होता है, आपने देखा कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, फास्फोरस वगैरह जो बाकी जो हैं वो क्या बनाते हैं, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन में जो वैलेंस शेल होता है, संयोजी कक्षा होता है, उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो डी ऑर्बिटल नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है कि हाइड्रोजन से जब नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि अन्य तत्व ट्राई हैलाइड के अलावा पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। तो लिखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर
केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि अन्य तत्व ट्राई हैलाइड तो बनाते ही हैं, ट्राई हैलाइड के साथ साथ पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये नाइट्रोजन है, क्लोरीन से अभिक्रिया किया और इसलिए NCl3 बनाया। अगर इसको कहा जाए कि NCl5 तो ये NCl5 नहीं बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें हम फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा और ये PCl3 बनाएगा और साथ ही साथ ये PCl5 भी बनाएगा। तो देखिए, पेंटा हैलाइड भी बनाया और ट्राई हैलाइड भी बनाया, जबकि नाइट्रोजन केवल क्या बनाता है, तो केवल और केवल ये बनाता है ट्राई हैलाइड बनाता है। इसका मतलब ये होता है, आपको याद रखना होगा कि जो कोवैलेंसी है नाइट्रोजन की वो अधिकतम 4 तक होती है। डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण, वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं होने के कारण जो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है वो अधिकतम कितनी होती है, तो 4 होती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, नाइट्रोजन की अधिकतम कोवैलेंसी 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों माने उसी वर्ग के अन्य तत्वों के कोवैलेंसी 5 होती है। और इसके पीछे का कारण क्या है, तो डी ऑर्बिटल, वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल का नहीं होना। वैलेंस शेल में, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है, अतः उसकी अधिकतम जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 ही होती है। एक्चुअली एस और पी के ही इलेक्ट्रॉन जो बंधन में भाग ले पाते हैं, एस और पी, ध्यान दीजिएगा। जबकि अन्य तत्वों में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं तो अपने वो कोवैलेंसी को क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं और एक्सपेंड करके 3 से वो 5 तक बढ़ाते हैं। जबकि नाइट्रोजन 3 से कितना तक बढ़ा पाता है, 4। वो 4 कैसे बढ़ाता है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा बढ़ा पाता है। इसकी भी व्याख्या कि क्यों ये NCl3 बनाया, NCl5 नहीं बनाया, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। इसकी भी व्याख्या उसी आधार पे करेंगे कि क्यों ये PCl3 और PCl5 बनाया, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में वैकेंट रिक्त डी ऑर्बिटल था। इसने अपनी वैलेंसी को 3 से बढ़ा के 5 कर दिया। नाइट्रोजन जो अपनी वैलेंसी को 3 से बढ़ा के 5 नहीं कर पाया, बिकॉज इसके पास क्या नहीं था, तो डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए इसके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं एबनॉर्मल आप कहिए एनामोलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का, जो बाकी जो तत्व है उनसे मैच नहीं करते। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके व्यवहारों पे चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी को लेकर के, तो रिएक्टिविटी जो होती है नाइट्रोजन के अपने साथी तत्वों के अपेक्षा बहुत ही कम होती है। इतनी कम होती है कि कमरे के ताप पर तो डाई नाइट्रोजन N2 को लगभग इनर्ट मान लिया जाता है, निष्क्रिय मान लिया जाता है। उसके पीछे के जब कारणों पे जाएंगे तो जो N2 होता है इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है और साथ ही साथ बॉन्ड एनर्जी अधिक होती है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है अन्य तत्वों से। मैं यहाँ लिख देना चाहूँगा, चलिए एक और लिख देते हैं। छठा हो गया स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझिए, यहीं पे लिख देते हैं, जगह नहीं है तो। N2 का देखिए, एक तो मल्टीपल बॉन्ड के कारण इसका जो बॉन्ड एनर्जी है, माने बॉन्ड को तोड़ने में लगा हुआ ऊर्जा, जिसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कहिए, बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज़्यादा है और बॉन्ड जो लेंथ है छोटा है। N2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अधिक,
अधिक होता है, अतः रूम टेम्परेचर पर यह लगभग इनर्ट होता है, इनर्ट जैसा व्यवहार करता है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस वजह से आप कहेंगे कि अधिक है? तो बॉन्ड लेंथ छोटा है और जब मल्टीपल बॉन्ड है, इस वजह से उसका क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जल्दी न टूटता है न अभिक्रिया में भाग लेता है। उसी तरह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी की चर्चा कर सकते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होते हैं फास्फोरस से नाइट्रोजन में कम होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ असमान व्यवहार हो गए नाइट्रोजन का, जो कि अपने साथी तत्वों से भिन्न दिखाता है। आप इसे नोट करें। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, फिर हमारी और आपकी भेंट एक अगले वीडियो में होगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।